कान के अंदर से आवाज़ आ रही है। वो सीटी की भी आवाज़ हो सकती है, हिसिंग साउंड, सनसनाहट, झनझनाहट। सीधा आदमी सीधा पेरेंट्स ये नहीं नोटिस करते कि बच्चा बोल नहीं रहा है, बगल में बहुत शोर हो रहा है और बच्चा आराम से अपनी एक्टिविटी कर रहा है, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, तो देन इट शुड बी इट शुड कॉज एन अलार्म टू यू। वो कभी कभी अपने ही हाथों से डैमेज कर लेते हैं। अगर कहीं पर अगर बच्चा बोलना नहीं सीख रहा है, बच्चा सेंटेंसेस नहीं फॉर्म कर रहा है, तो या बच्चा आपका जो है थोड़ा सा अपने इंट्रोवर्ट है इसलिए नहीं बोल रहा है। हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, नाक, कान, आंख, जीभ और त्वचा। इनमें से 2 ज्ञानेंद्रियों के एक्सपर्ट आज हमारे साथ हैं। पूर्वांचल की टॉप ईएनटी स्पेशलिस्ट में शुमार डॉक्टर दिशा चौधरी। हमारी लाइफ में ऐसी बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो हम इग्नोर कर देते हैं या फिर लॉन्ग टर्म तक हम उसको इग्नोर करते रहते हैं, जो आगे जाके बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। हम ऐसे बहुत सारी बीमारियों के बारे में और डेली लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि वो ऐसी हम कौन सी ऐसी गलतियां करते हैं जो आगे हमें छोटी सी बीमारी हमारे लिए एक बड़ी घातक बीमारी बन जाती है। स्वागत है मैम आपका, कैसी हैं आप? बिल्कुल, बहुत अच्छे। तो मैम हाँ, हम बहुत इजी लैंग्वेज में बात करने की कोशिश करेंगे कि एक आम दर्शक भी समझ सके कि वो कौन सी गलतियां करे, कौन सी ना करे। ठीक। तो मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि अभी सोशल मीडिया और यंगस्टर एकदम फोन में लगे हुए हैं, तो ईयरफोन, ईयरबड्स या हेडफोन ये कितनी देर यूज करना हेल्दी है? ईयरफोन्स और हेडफोन्स आजकल बच्चे स्पेशली एडोलेसेंट एज के जो हमारे टीनेजर्स हैं ये सब आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ करने लग गए हैं। म्यूज़िक के लिए भी यूज़ करते हैं, और जब से हमारे यहाँ ये कोविड की महामारी शुरू हुई, पैंडमिक शुरू हुआ, तो ऑनलाइन क्लासेस की वजह से इन लोगों ने ईयरफोन्स और हेडफोन्स बहुत ज़्यादा यूज़ करने शुरू कर दिए। अब इसमें कोई टाइम ड्यूरेशन कोई एक फिक्स नहीं है, इसमें वॉल्यूम का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में अगर ईयरफोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो डायरेक्टली हमारे सब नर्व्स पे हिट करता है और हमको डेफनेस बहुत जल्दी हो सकती है। और ये हम देख रहे हैं आजकल कि बच्चे और टीनेजर्स आते हैं थोड़ा सा भी हियरिंग लॉस लेकर, और उनके जब हम ऑडियोमेट्रीज कराते हैं तो वो बहुत सिवियर हियरिंग लॉस हो चुका होता है, जिसका जो इरिवर्सिबल है, जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। फिर हमारे पास कोई भी तरीका नहीं होता है एक्सेप्ट उनको हियरिंग एड या मशीन, कान की मशीन एडवाइस करने के अलावा। तो ये बहुत उनके लिए बहुत डिप्रेसिंग हो जाता है। तो इसलिए मेरी ये एक सजेशन है, ये एडवाइस है सबके लिए, सब टीनेजर्स के लिए और टीनेजर्स के पेरेंट्स के लिए, कि आप अपने बच्चों को बताएं कि ईयरफोन्स और हेडफोन्स एक ठीक है नेसेसिटी है आज के लिए, लेकिन उसका यूज़ लिमिटेड रहे। बहुत ज़्यादा उसको म्यूज़िक के लिए ना यूज़ करें। आधा घंटा, 1 घंटा ठीक है, आपने अपने पढ़ने के बीच में ब्रेक ले लिया, उतना यूज़ करिए। और पढ़ने के लिए भी आप यूज़ कर रहे हैं तो उसका वॉल्यूम उतना रहे कि बाहर किसी को सुनाई ना दे। मुझे लगता है वही एक हम माप यूज़ करते हैं कि बाहर वाले को नहीं, सामने बैठे वाले को नहीं सुनाई देना चाहिए कि हम कुछ म्यूज़िक हम सुन रहे हैं या कुछ आवाज़ आ रही है। वो लो वॉल्यूम में होना चाहिए, जितना आप मिनिमम आपको सुनाई दे रहा है जिस वॉल्यूम पे, उतने पे रखें। ऐसे लाउड फोन के साथ भी होते हैं कि हम फोन पे बात करते हैं, आवाज बाहर तक आती है। बिल्कुल, वो भी लाउड। ऐसे ही टीवी देखने के लिए भी, म्यूजिक सुनने के लिए भी हम लोग आजकल डीजे म्यूजिक का बहुत ज़्यादा चलन है। लोग म्यूजिक फेस्टिवल्स में जाते हैं और ये सब पार्टीज में भी लाउड म्यूजिक बजता है। ये एक्चुअली डेफनिंग होता है, इससे डेफनेस हो जाती है लोगों को। तो ये सब हम अवॉइड कर सकते हैं। इसका क्योर नहीं है। क्योर तभी पॉसिबल है जब इमीडिएटली पेशेंट डॉक्टर के पास पहुंच जाए, 1 दिन के अंदर, 24 घंटे के अंदर, तब हम थोड़ा बहुत उसको रिवर्स कर सकते हैं। अदरवाइज इट इज़ इरिवर्सिबल, इसका कोई क्योर नहीं है। मैम कुछ लोग हमेशा थ्रोट क्लियर करते रहते हैं, ये क्यों होता है? इसके मेनली 2 कारण होते हैं। एक होता है या तो पेशेंट को एलर्जी हो, एलर्जिक फेरेंजाइटिस जिसे हम बोलते हैं। उसमें हमारी बॉडी में कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो कि एलर्जेंस, जो कि जब हमारे बॉडी में जब हमारे ज़्यादा डस्ट वगैरह जाता है तो वो हाइपर रिएक्ट करते हैं। तो वो सेल्स जब हाइपर रिएक्ट करते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें बनाते हैं जिससे ये सब सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि छींक आना, बलगम बनना, ये सब चीज़ें होती हैं। हमारे गले की खाल में गोबलेट सेल्स होते हैं जो म्यूकस बनाते हैं। तो जब ज़्यादा पोल्यूशन होता है या जब जिनको एलर्जी होती है, या एक कुछ सीज़न आता है, जैसे कि ये फिर ऑटम वाला जो मौसम है जिसमें डस्ट बढ़ जाती है, दिवाली, दशहरा, छठ तक, ये हमारा डस्ट वाला और थोड़ा धूल मिट्टी वाला और सूखा मौसम रहता है। तो ऐसे इस मौसम में मेनली जो एलर्जेंस हैं
वो पेशेंट को ज़्यादा परेशान करेंगे, एकदम से एलर्जी फ्लेयर अप हो जाएगी। तो ये इसलिए होते हैं क्योंकि वो सीधा गोबलेट सेल्स को हिट करते हैं, उनको म्यूकस बनाने के लिए मजबूर करते हैं। म्यूकस बनता है, म्यूकस ऐसा होता है, वो इतना उसकी डेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि वो वहीं चिपका रहता है। तो पेशेंट को ऐसे बार बार अपना गला साफ करना पड़ता है। एक ये कारण है। दूसरा एक और कारण जो कि लोग नहीं जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ होता है। उसमें पेशेंट को एक सब क्लिनिकल एसिडिटी होती है या गैस्ट्राइटिस होता है। जब पेशेंट लेटता है तो पेट से सीधा खाने की नली होते हुए गले में आके जो पेट का एसिड है वो गले में आके गले की खाल को नुकसान पहुंचाता है, और वहीं पर गोबलेट सेल्स को भी नुकसान पहुंचता है, और गोबलेट सेल्स रिएक्शन में हाइपर रिएक्टिविटी में ज़्यादा म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं। उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है, गले की किचकिचाहट। तो हम बच कैसे सकते हैं? आप बच कैसे सकते हैं? एक तो पेशेंट को ये पहचानना पड़ेगा कि उसको ये गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ है या फिर एलर्जी है। ये आपको डॉक्टर बताएंगे, ईएनटी सर्जन्स बताएंगे। हम लोग पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, एग्जामिन करते हैं क्लिनिकली, एंड वी कम टू नो कि दोनों में से क्या चीज़ पॉसिबिलिटी हो सकती है। कभी कभी लोग अपना ही सेल्फ ट्रीटमेंट करके एलर्जी का ही ट्रीटमेंट लेते रहते हैं और वो निकलता है गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, जिसको हम शॉर्ट में GERD बोलते हैं। तो जब तक GERD का ट्रीटमेंट नहीं शुरू होता है, पेशेंट बोलता है हमने तो सब टाइप का ट्रीटमेंट कर लिया, लेकिन हमने हज़ारों रुपए खर्च कर लिए, लेकिन इसका कोई हमको इलाज, कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। और जैसे ही GERD का ट्रीटमेंट शुरू होता है, पेशेंट 10 दिन में ठीक होके मतलब ठीक होना शुरू हो जाता है। मतलब अपने मन से मेडिकल स्टोर से दवाई नहीं लेनी है, हाँ, डॉक्टर से हाँ, जैसे अगर जनरल फिजिशियन के पास भी गए या किसी ने कोई नहीं भी पकड़ पाया या किसी और फ्रेंड से ओपिनियन ले लिया, किसी एक्सपर्ट से वो ले लिया एडवाइस, वैसे बोल रहे हैं। तो इसलिए आप ईएनटी सर्जन्स के पास आएँ और उनकी एडवाइस लें। जी मैम, रमजान में हम देखते हैं कि मुस्लिम्स कम्युनिटी में वो बहुत देर तक फास्ट रखते हैं, ना कुछ खाते हैं ना पीते हैं। तो अभी जैसे सर्दियों में गला सूखने की आप बात बता रही कि यही सेम चीज रमजान में भी होती है। हमारे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं रमजान के मौसम में जी, यही चीज़ होती है, क्योंकि वो दिन रात के 3 बजे अपना सरगी करते हैं, खाते पीते हैं, फिर उसके बाद वो उनकी फास्टिंग पीरियड शुरू हो जाता है, विच गोज ऑन टिल 6 o'clock इन द इवनिंग। तो बहुत लंबा पीरियड है बिना पानी के, और वो आता है वही अप्रैल मई के आसपास। उस टाइम बहुत गर्मी होती है, बहुत उस टाइम तक ह्यूमिडिटी सेट इन नहीं होती। ह्यूमिडिटी शुरू होती है जून के बाद, तब तक बहुत ड्राई मौसम रहता है। बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए, बहुत धैर्य चाहिए उस पूरा 1 महीना इतना सब करने के लिए। लेकिन हाँ, उसमें बहुत पेशेंस झेल भी जाते हैं, और उसका भी यही कारण होता है गला सूखने का। लेकिन इसका कोई इलाज नहीं है, बस यही है कि वो जैसे ही उनका व्रत टूटे, फास्ट टूटे, तो फिर वो खूब फ्लूइड्स लें। हाँ, एक बात मैं कहना चाहूँगी इसमें हम ये तो नहीं बोलेंगे कि आप अपना रमज़ान का फास्ट ना करें या अगर आप बीमार हैं, लेकिन आप एक चीज़ अवॉइड कर सकते हैं। मोर ऑफ टॉकिंग विल कॉज मोर ऑफ ड्राइनेस एंड मोर ऑफ थ्रोट पेन। तो आप जब आपका वो फास्टिंग पीरियड चल रहा है तो आप बात कम करिए, उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। आपका मुंह खुलेगा किसी भी चीज़ के लिए, हवा अंदर जाएगी, वो और ज़्यादा ड्राइंग इफेक्ट कॉज करेगी। सो लेस ऑफ टॉकिंग आई थिंक विल हेल्प। भी इंटरनेट पे एक कान से रिलेटेड एक बीमारी बहुत ज्यादा सर्च की जा रही है, टिनाइटिस जी, हाँ, मतलब मैं प्रोनाउंसिंग तो उसमें कान में सीटी बजने की आवाज कुछ आती है, तो ये क्या है, ये कैसे होता है? टिनाइटिस एक कंडीशन है जिसमें आपको लगता है कि कान के अंदर से आवाज आ रही है। वो सीटी की भी आवाज हो सकती है, हिसिंग साउंड, सनसनाहट, झनझनाहट, अलग अलग टाइप का लोग अपने तरीके से अपनी अपनी लैंग्वेज में डिस्क्राइब करते हैं। तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सिंपल आपके कान में बहुत सारा वैक्स जम रहा है, उससे भी टिनाइटिस होता है, अलग अलग सी आवाज़ आएगी। कान में फंगल इन्फेक्शन हो गया, उससे भी कट 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 हमेशा वो बोलने की आवाज़ आएगी, कुछ बोल रहा है अंदर से। आपके कान में मच्छर या कीड़ा घुस गया, उससे भी आपको टिनाइटिस होगा। आपके कान में के पर्दे में छेद हो गया, उससे भी क्या होगा, छेद के आर पार हवा जाएगी, साए साए से, जैसे होता है ना भूत बंगले में, हाँ, हॉरर मूवी में दरवाज़ा खुलता है तो एकदम से हवा की आवाज़ आती, ऐसे ही उसमें भी साए साए आवाज़ जाती है। तो ये सब बहुत सारे और कारण हैं टिनाइटिस के। टिनाइटिस शुड नॉट बी इग्नोर्ड। कभी कभी साइकोलॉजिकल भी होता है, कभी कभी क्या बहुत मोस्ट ऑफ द केसेस में जो बिगनिंग ऑफ सेंसरी न्यूरल डेफनेस, मतलब कि जो हमारे
थोड़ा सा जब एज बढ़ने पे हमारा कान कमज़ोर होना शुरू होता है, हमारी नर्व्स ख़राब होनी कमज़ोर होनी शुरू होती है, तो उसका बिगनिंग फेज़ में हमको टिनाइटिस होता है। तो ये जब 40s 50s 60s में जब किसी को अगर टिनाइटिस शुरू हो तो उनको निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, तुरंत ईएनटी सर्जन को करना चाहिए, एडवाइस ले लेनी चाहिए उनको। तो ये 50 प्लस एज के बाद ही होते हैं? कुछ लोगों को 40 में भी हो जा रहा है। अब आजकल, पहले ही होता था कि अबव 65 इयर्स ऑफ एज में ही कान खराब होता था। जैसे कि आंख का तो फिक्स्ड एज है अबव 35 के पहले आप हार्डली किसी को देखेंगे कि पास का चश्मा पहने हुए। बट अब कान के लिए 40s में भी लोग आ रहे हैं। एक तो नॉइज़ पोल्यूशन है, अकाउस्टिक ट्रॉमा जिसे हम बोलते हैं, लोग लाउड स्पीकर के पास बहुत रहते हैं, लोगों का लाइफस्टाइल है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, तो बहुत सारी और कंडीशन है जिसकी वजह से ये एज का जो क्राइटेरिया, ये एज खिसक के 40s में भी आ गया है। तो 40s में भी अगर पेशेंट को टिनाइटिस हो रहा है तो इट शुड नॉट बी इग्नोर्ड, यू मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर। एज अ ईएनटी स्पेशलिस्ट आप पेरेंट्स को क्या सजेशन देंगी जिनके छोटे बच्चे जो बोल नहीं पाते हैं? एक देखिए, इसमें भी डिफरेंट माइलस्टोन्स होते हैं। सीधा आदमी, सीधा पेरेंट्स ये नहीं नोटिस करते कि बच्चा बोल नहीं रहा है। पेरेंट्स पहले ये भी नोटिस करेंगे 6-7 महीने पे कि बच्चा साउंड्स को रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं। आपने पीछे से ताली बजाई, आपने बच्चे का नाम लिया तो मुड़ के देख रहा है कि नहीं, वो आपकी बात को सुन के हंस रहा है या आपको कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है। सबसे पहले रिस्पॉन्ड करता है बच्चा शुरू से बोलता नहीं है। कुछ महीने बाद बच्चा मम्मी, पापा, बुआ, जो आसान वाले वर्ड्स हैं वो सीखता है। तो ये तो जनरली कुछ इसे ये बैबलिंग साउंड्स वगैरह ये सब बच्चा बोलता है। लेकिन अगर इसके बाद वाली स्टेज में अगर बच्चा कुछ नहीं बोल रहा है या बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, बगल में बहुत शोर हो रहा है और बच्चा आराम से अपनी एक्टिविटी कर रहा है, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, तो देन इट शुड बी इट शुड कॉज एन अलार्म टू यू। पेरेंट्स के लिए थोड़ा सा अलार्मिंग हो जाना चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चों में कंजेनाइटल डिफेक्ट्स होते हैं। कंजेनाइटली उनकी कान की सुनने की मशीन, जिसे हम बोलते हैं कान की सुनने की नस, इन सरल शब्दों में बोल रहे हैं, कान की सुनने की नस जिनमें कमज़ोर होती है कंजेनाइटली, तो उनमें फिर उसका इलाज बहुत अर्ली एज पे ही हो जाना चाहिए। तो उसको रिकग्नाइज करना बहुत ज़रूरी है। मैम वैक्स खुद निकालना कितना सही है? कुछ लोग घर में हम देखते हैं वो ईयरबड्स, वो एक रुई के होते हैं, वो उससे निकालते हैं, कुछ नहीं मिला तो माचिस की तीली से शुरू हो जाते हैं। ये कितना डेंजर है? नहीं, माचिस की तीली तो माचिस जलाने के ही काम आनी चाहिए, और हमारे कान साफ करने के लिए ईयरबड्स रहती हैं मार्केट में, लेकिन लोग जो है कुछ इनजुडिशियसली उसे यूज़ करते हैं, रोज़ यूज़ करेंगे। वैक्स कोई बीमारी नहीं है, वैक्स है हम जैसे हमारे हाथ, हमारे बॉडी से स्वेट प्रोड्यूस होता है ना, आँखों से हमारे आंसू प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारे कान की खाल जो होती है वो सीबम प्रोड्यूस करती है, जिसे हम इंग्लिश में वैक्स बोलते हैं। तो सिबेशियस ग्लैंड्स होते हैं वो सीबम प्रोड्यूस करते हैं, और वही वो चिपका मटेरियल होता है, उसमें कोई ख़राब चीज़ नहीं है। 2 टाइप का वैक्स होता है, एक हार्ड वैक्स और एक सॉफ्ट वैक्स। जो सॉफ्ट वैक्स, सॉरी हम सीबम नहीं, इट्स कॉल्ड सेरुमेन होता है जिसे हम वैक्स बोलते हैं। तो 2 टाइप का होता है, एक सॉफ्ट वैक्स, एक हार्ड वैक्स। जिन लोगों में सॉफ्ट वैक्स जमता है, जिनमें सॉफ्ट वैक्स प्रोड्यूस होता है, तो वो तो येलोइश और स्टिकी होता है, वो आप ईयरबड डालेंगे, ईयरबड से आराम से वो साफ़ हो जाता है। लेकिन कुछ लोगों में हार्ड वैक्स जमता है, वो हार्ड वैक्स के लिए आपको जो है वैक्स की ड्रॉप्स यूज़ करनी पड़ेंगी, और कभी कभी डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जब हार्ड वैक्स होता है तो लोग इस तरीके से जब निकालने की कोशिश करते हैं, तो जो कैनाल, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है जिसके पीछे हमारा ईयर ड्रम है, कान का पर्दा है, वो कभी कभी अपने ही हाथों से डैमेज कर लेते हैं। तो मेरा ये सजेशन है सब लोगों से कि अगर आपके कान में थोड़ा सा भी हार्ड वैक्स जम रहा है तो आप उसे खुद मत निकालिए, आप डॉक्टर को कंसल्ट करिए, और 1-2 बार आप डॉक्टर को दिखाएंगे या 1-2 बार साफ कराएंगे तो उसके बाद आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। यू विल लर्न ऑटोमेटिकली हाउ टू रिमूव दैट वैक्स, क्योंकि जो वैक्स वाली जो दवाइयाँ आती हैं उनसे आप वैक्स को हम लोग लिक्विफाई कर देते हैं, सॉफ्ट हो जाता है, फिर वो आराम से ईयरबड से निकल आता है। मैम आई स्पेशलिस्ट बोलते हैं कि 6 मंथ या 3 ईयर पे आप आई चेक कराइए, तो एज अ ईएनटी स्पेशलिस्ट कान चेक कराने की भी कोई ड्यूरेशन है कि इतने समय बाद हमें चेक कर लेना चाहिए एक बार? अगर अब जैसे अभी आपने क्वेश्चन पूछा था बोलने के बारे में, जो बच्चे बोलते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं,
अगर बच्चे ने सुनना शुरू कर दिया है, बोल रहा है बच्चा, तो ठीक है, इसका मतलब कान ठीक से काम कर रहा है, ठीक है। और ये तो हम खुद ही जान जाते हैं। अगर सपोज आपका बच्चा बहुत लाउड वो टीवी देख रहा है, या फिर बार बार आपसे पूछ रहा है क्या बोला आपने, मे बी वो इनअटेंटिव है, लेकिन आप अगर पेरेंट इतना अलर्ट है, इतने कॉन्शियस हैं पेरेंट्स, तो वो जान जाएंगे कि बच्चा ऊंचा सुन रहा है या नहीं, या कोई और आदमी ऊंचा सुन रहा है नहीं। हमारे पेरेंट्स या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जब ऊंचा सुनने लगते हैं तो हमको तुरंत पता चल जाता है, और आँख का भी पता चल जाता है, ठीक है। बच्चों के केस में क्योंकि बच्चे खुद नहीं बता पाएंगे कि हमको ठीक दिखाई दे रहा है कि नहीं, इसलिए आई टेस्टिंग, इसलिए वो लोग ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट बोलते होंगे। लेकिन हम लोग एज ईएनटी सर्जन इतना ज़रूरी नहीं है। अगर बच्चे की स्पीच अच्छे से डेवलप्ड है, बच्चे की स्पीच अगर 2 साल तक अच्छे से बच्चे ने सेंटेंसेस फॉर्म करने शुरू कर दिए हैं, इसका मतलब बच्चे की हियरिंग नॉर्मल है, तभी वो स्पीच डेवलप हो रही है। अगर हियरिंग नॉर्मल नहीं होगी तो स्पीच नहीं बनेगी बच्चे की। तो वो अपने आप में एक जो है एक टेस्टिफाई कर देता है कि हाँ बच्चा इज़ नॉर्मल। बट लेकिन अगर कहीं पर अगर स्पीच नहीं सही बैठ रही है तो फिर ज़रूर जाना चाहिए। अगर कहीं पर अगर बच्चा बोलना नहीं सीख रहा है, बच्चा सेंटेंसेस नहीं फॉर्म कर रहा है, तो फिर आपको कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर ही बता पाएगा कि वो हियरिंग डिफेक्ट की कोई हियरिंग एबनॉर्मैलिटी है, या बच्चा आपका जो है थोड़ा सा अपने इंट्रोवर्ट है इसलिए नहीं बोल रहा है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से स्पीच डिले हो रहा है। तो तभी हम हियरिंग असेसमेंट फिर एडवाइस करेंगे। सबसे पहले फिर हियरिंग असेसमेंट ही बताएंगे कि आप हियरिंग करा लीजिए, इवैल्यूएशन। ओके, थैंक यू मैम। आपने बहुत सारे ऐसे टॉपिक पे हमसे बात करने की कोशिश की, जवाब देने की कोशिश की जो नॉर्मली हम इग्नोर करते हैं पेरेंट्स या फिर एडल्ट के लिए। तो उम्मीद है ये एपिसोड्स आपको पसंद आया होगा। आप अगर कुछ भी ऐसा आपको आपके बच्चे के साथ, आपके साथ ईएनटी से रिलेटेड कोई इश्यूज होते हैं, तो जैसा मैम ने बताया, डॉक्टर, आप खुद डॉक्टर नहीं बनेंगे, डॉक्टर से सजेस्ट करेंगे।